हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आशा व उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और सीएटी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और मुझे आशा व उम्मीद है कि आप सीटी एग्जाम के लिए बिल्कुल एक्टिव होंगे। और जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है वो कृपया करके फॉर्म लगा दे, क्योंकि सीटी एग्जाम के अंतर्गत 11 भर्तियां शामिल की गई और आपको यह फाइट करना कंपलसरी है। और एससी एसटी के बच्चों के लिए इसमें 35% है और ओबीसी व जनरल के लिए इसके अंदर 40% लाना कंपलसरी है। और आपको पता है इबकी बार नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है, तो आपको बिल्कुल क्या लेना है, यानी अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए समय को मैनेज करते हुए आप स्टडी को जारी रखेंगे। और जिसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि वैसे सीईटी का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आप का जो जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको ध्यान में रखकर, यानी स्मार्ट तरीके से क्या करनी है, स्टडी करनी है। स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तभी 40 दिन के अंदर आप 35 से 40% तक अंक ला पाओगे। तो यानी जो बच्चे अभी तक स्टडी जिन्होंने शुरू नहीं की है वो कृपया करके स्टडी शुरू कर दे हैं। और आप बिल्कुल 40 दिनों के अंदर अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो हमारी एग्जाम एजुकेशन की टीम से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के दो दो टीचरों द्वारा अच्छे तरीके से अध्यापन करवाया जाता है, स्मार्ट तरीके से अध्यापन करवाया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको सीटी का एग्जाम जरूर देना चाहिए। साथियों, अपन शुरू करेंगे आज पारिस्थिति। क्या शुरू करेंगे? पारिस्थिति। और इसका अध्ययन है वो जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। पारिस्थिति का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और साथियों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो साथियों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, आइकस प्लस लोगोस। आइकोस प्लस लोगोस। आइकोस प्लस लोगोस। तो पारिस्थितिकी इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्द आइकोस प्लस लोगोस। और आइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान। कौन सा स्थान? रहने का स्थान। आइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान। रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो यानी जीव जंतु, मेरे कहने का मतलब है पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटक हैं जिनके रहने का स्थान का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और सरल भाषा में समझे तो यानी पर्यावरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी। तो सीधा सा अर्थ है, यानी आपा अपने चारों ओर जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ते अपने आसपास जैविक घटक है ते अजैविक घटक है। और बंग लिए जिस स्थान के बारे में आप अध्ययन करांगा उन्हीं के कहूँगा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहूँगा। तो पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और हमारे चारों ओर का पर्यावरण, पानी है, जल है, स्थल है, वायुमंडल है, कैसे हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? पर्यावरण के अंदर आते हैं। और पर्यावरण के घटकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के आइकोस और लोगोस से ये शब्द बने हैं। आइकोस का मतलब होता है यानी रहने का स्थान। कौन सा स्थान? रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यानी रहने के स्थान का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है यह इकोलॉजी
ब्रांच है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, आइकोस प्लस लोगोस। आइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अब अपन बात करते हैं साथियों, यानी अध्ययन करना और रहने का स्थान। यहाँ पे आपको समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। तो सजीवों का जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के साथ रहने वाला जो पारस्परिक संबंध है, तो सीधा सा अर्थ क्या लगाओगे, यानी जैविक और अजैविक घटकों का जो पारस्परिक संबंध है वही क्या है, पर्यावरण है। वही क्या है, पर्यावरण है। और उस पर्यावरण को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक। तो यानी सजीवों का जैविक अजैविक पर्यावरण के साथ होने वाला पारस्परिक कोऑर्डिनेशन, समन्वय, संबंध को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक। तो सजीवों का जैविक व अजैविक, सजीवों का जीवों का जैविक व अजैविक पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतर संबंध, पारस्परिक अंतर संबंध, संबंध को पारिस्थितिक कहते हैं, पारिस्थितिक कहते हैं, पारिस्थितिक कहते हैं। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो क्वेश्चन पूछता है कि आइकोस सबसे पहले, यानी आइकोस शब्द है, सॉरी इकोलॉजी शब्द है, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो यानी इकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले एकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर इसका जनक पूछे तो जनक कौन है, रिटर। तो पारिस्थितिकी का जनक रिटर को कहा जाता है, पारिस्थितिकी का जनक, पारिस्थितिक पारिस्थितिक का जनक रिटर, रिटर, रिटर। और शब्द की बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द शब्द इसके द्वारा दिया गया, हेक्कल के द्वारा दिया गया, हेक्कल। हेक्कल। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वनडे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी का पिता पूछे, जनक पूछे तो किसको कहा जाता है, रिटर को। और पारिस्थितिकी शब्द जिसके द्वारा दिया गया उस वैज्ञानिक का नाम है हेक्कल। क्या नाम है, हेक्कल। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की दो ब्रांच हैं, एक को बोलते हैं स्व पारिस्थितिक और दूसरे को बोलते हैं सामुदायिक पारिस्थितिक। क्या बोलते हैं, यानी पहली जिसको स्व पारिस्थितिक कहते हैं, और स्व पारिस्थितिक के अंतर्गत यानी एक ही जीव का वातावरण के साथ संबंध है वो ध्यान में रखा जाता है। यानी एक जीव का वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध है वो अध्ययन अगर करेंगे तो वो करेंगे स्व पारिस्थितिक के अंतर्गत। अगर कई समुदाय के बारे में अध्ययन करना है तो कई समुदाय पारिस्थितिकी के जैसे पूरे जैविक घटकों के बारे में, अजैविक घटकों के बारे में अगर अपने को संबंध ज्ञात करना है तो कौन सी शाखा के अंतर्गत, समुदाय पारिस्थितिक, पारिस्थितिकी की दो शाखाएं हैं वो ध्यान में रखोगे। पारिस्थितिकी
सौ परिस्थिति, सौ परिस्थिति, सौ परिस्थिति। नंबर 2 समुदाय परिस्थिति, समुदाय परिस्थिति। समुदाय परिस्थिति, एक है सौ परिस्थिति, दूसरी है समुदाय परिस्थिति। अब अपन बात करते हैं साथियों सौ परिस्थिति। इसके अंतर्गत एक जीव का वातावरण के साथ संबंध ज्ञात किया जाता है। एक जीव का वातावरण के साथ संबंध, एक जीव का वातावरण के साथ संबंध ज्ञात किया जाता है। संबंध ज्ञात किया जाता है। एक जीव का वातावरण के साथ क्या किया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी एक किसी जाति विशेष का संबंध है वो किसके साथ किया जाएगा, पर्यावरण के साथ। और वो शाखा है वो कौन सी है, सौ परिस्थिति। कौन सी, सौ। सौ मानी अपना, अपना होता है वो क्या होता है, कोई विशेष होता है। इसका मतलब यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जीव हो, एक समुदाय हो, उनका अध्ययन वातावरण के साथ करेंगे। उनके संबंध यानी किस प्रकार वातावरण के साथ ये रिलेशन बनाकर रखता है, उसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहते हैं सौ परिस्थिति। और कई समुदाय मिलकर यानी पूरा जैविक समुदाय का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी पूरे जैविक समुदाय का अध्ययन किया जाता है और उसके अंदर यानी किसी एक जाति विशेष का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाएगा, वो भी किसके साथ, वातावरण के साथ। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन, पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंध। तो पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंध ज्ञात किया जाता है कौन सी शाखा में, समुदाय पारिस्थितिकी। बट सौ पारिस्थितिकी इसके अंदर एक जीव का वातावरण के साथ क्या किया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है। यह बात आप अच्छे ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं, एक दूसरा शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र साथियों यानी जिस दिन ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया उस दिन ही टेंशन हो गई कि अब इसको याद कैसे रखेंगे। क्या कहा, तो पारिस्थितिकी तंत्र तैन दिन नाम दियो, तैन दिन टेंशन होगी अपा इन पढ़ांगा किया। तो टेंशन से याद रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र है वो टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार तंत्र होता है। और तंत्र के अंदर यानी जैविक और अजैविक घटक शामिल किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे, पारिस्थितिकी तंत्र यानी प्रकृति का वह तंत्र जिसमें जैविक के अंदर सजीव घटक भी आते हैं, निर्जीव घटक भी आते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं और क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो प्रकृति का वह तंत्र जिसमें सजीव व निर्जीव घटकों का एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस तंत्र का नाम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगला तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो एडिंग दोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को सिस्टम।
इकोसिस्टम का मतलब होता है क्या? तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र नाम देते ही अपने को टेंशन हुई। टेंशन इसे याद रखना है, ये पारिस्थितिकी शब्द है वो टेंसले द्वारा दिया गया। और अण शब्द दियो और शब्द देनता ही आपने तो ब्यादी मंड गई। भाई अब आप याद क्या करांगा? याद क्या करांगा तो अपने मन में हुई टेंशन। टेंशन याद रखना है टेंसले। शब्द किसके द्वारा दिया गया? शब्द दिया गया था टेंसले। टेंसले टेंसले के द्वारा यह शब्द। अब अपन बात करते हैं, यह प्रकृति का वह तंत्र है जिसमें सजीव निर्जीव घटक एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रकृति का वह तंत्र, प्रकृति का वह तंत्र इसमें जैविक या सजीव व निर्जीव, जीव एवं निर्जीव घटक, जीव व निर्जीव घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तंत्र को ही क्या कहते हैं? ऐसी जो प्रक्रिया होती है प्रभावित करने की, इस प्रोसेस का नाम है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक, पारिस्थितिकी अलग है। अगर आपको पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब पारिस्थितिकी है वो किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिकी का जनक है वो कौन है? पारिस्थितिकी का जनक रीटर को बोलते हैं। और ये शब्द दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है कल। पारिस्थितिकी तंत्र नाम जिसने दिया वो थे टेंसले, एजी टेंसले। और इसके अंदर प्रकृति का यानी वह तंत्र है जिसमें सजीव निर्जीव घटक आपस में क्या करते हैं? पारस्परिक क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जीव मंडल की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? पारिस्थितिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी तंत्र संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है? सृजनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जैव मंडल की। तो जीव मंडल की सृजनात्मक व क्रियात्मक इकाई पूछे तो कौन है? पारिस्थितिक। तो आप क्या लिखोगे? सजीव मंडल की जीव मंडल की क्रियात्मक व सृजनात्मक इकाई, क्रियात्मक एवं सृजनात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई कौन? यह पारिस्थितिक तंत्र। पूरा न लिखे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। पारिस्थितिक, आपको पारिस्थितिक यानी ये ध्यान में रखना है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ये क्या है? पूरे जीवमंडल की क्रियात्मक संरचनात्मक। मैंने जब सेल पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था, यानी अपने घर की सबसे छोटी इकाई घर बनाते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल से फिर ऊतक बनते हैं, ऊतक से फिर अंग बनते हैं, अंग से फिर तंत्र बनते हैं, तंत्र से फिर उसी प्रकार यानी अगर अपने को पूरा पर्यावरण बनाना है तो सबसे पहले यानी क्या मिलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। और पारिस्थितिकी बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे पारिस्थितिकी क्षेत्र जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी मंडल का निर्माण करते हैं। और ये पूरा मंडल ही क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो आप ध्यान में रखोगे, यानी ये क्या है? यह क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है कौन? पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी कई सारे तंत्र मिलते हैं। एक बार यहाँ देखो, पारिस्थितिकी तंत्र और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। तो फिर किसका निर्माण करते हैं?
यह निर्माण करते हैं पारिस्थितिक क्षेत्र का, पारिस्थितिक क्षेत्र का। और बहुत सारे पारिस्थितिक क्षेत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे पारिस्थितिक क्षेत्र मिलकर पारिस्थितिक मंडल का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक मंडल का निर्माण। तो यह सबसे छोटी इकाई हुई या नहीं हुई? बिना, इसको बोलते हैं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखोगे। यानी सबसे छोटी इकाई पारिस्थितिक, जिसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नाम से, और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र इसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पारिस्थितिक क्षेत्र मिलकर का निर्माण, इस पारिस्थितिकी मंडल का निर्माण निर्माण करते हैं। इसको इकोजोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोजोन, इकोजोन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखें। तो आपको पूछा जा सकता है इकोजोन किसको कहते हैं? पारिस्थितिक मंडल को ही कहते हैं। और एक बात ये ध्यान में रखना कि दो पारिस्थितिकी क्षेत्र जब मिलते हैं, यानी दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों के संक्रमण स्थान को या संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। तो आप ये भी ध्यान में रखना, यानी पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है का जो संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, उसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। तो पारिस्थितिकी मंडल को इकोजोन बोलते हैं, पारिस्थितिकी क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। ध्यान में रखना। तो लिख लो, क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या बनती है? यानी सबसे छोटी इकाई है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक, और बहुत सारे पारिस्थितिक, बहुत सारे पारिस्थितिक पारिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण, पारिस्थितिक, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पारिस्थितिक, और बहुत सारे पारिस्थितिक क्षेत्र मिलकर के इसका निर्माण, पारिस्थितिक मंडल का निर्माण। और इसको ही क्या कहते हैं? इकोजोन भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना, इकोजोन, पारिस्थितिक मंडल को इकोजोन भी कहते हैं। तो आपको इकोजोन नाम से पूछे या पारिस्थितिक मंडल के नाम से पूछे, दोनों ही ध्यान में रखना। ये पारिस्थितिकी मंडल को ही क्या कहते हैं? इकोजोन कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई पारिस्थितिकी, फिर पारिस्थितिक क्षेत्र मिलते हैं, क्षेत्र मिलकर पारिस्थितिक, यानी पारिस्थितिक तंत्र की बहुत सारी इकाई मिलकर पारिस्थितिक का निर्माण, और पारिस्थितिक क्षेत्र की बहुत सारी इकाइयां मिलकर पारिस्थितिक तल का निर्माण। ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं दो पारिस्थितिक, कौन से क्षेत्र? दो पारिस्थितिक क्षेत्र के जो संक्रमण एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, उसको इकोटोन कहते हैं। दो पारिस्थितिक, पारिस्थितिक के संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहते हैं। इकोजोन है पारिस्थितिक, इकोटोन है पारिस्थितिक क्षेत्र। ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, हेडिंग लगाएं, पारिस्थितिक,
घटक में मुख्यतः इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक। दूसरा कौन सा? दूसरा है अजैविक। अजैविक घटक। अब ये फिर कितने प्रकार के होते हैं? ये फिर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, अपघटक आता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक प्रकार के, हर एक उत्पादक, नंबर दो उपभोक्ता, नंबर तीन अपघटक। ये साथियों, ये फिर कितने प्रकार के होते हैं? ये फिर दो प्रकार के होते हैं, इसमें कार्बनिक आता है, अकार्बनिक आता है, और कई बार यानी जलवायु कारक में भी इसको विभाजित कर। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु कारक। हर एक कार्बनिक, और दो अकार्बनिक, और तीन जलवायु। उत्पादक नाम से ही प्रतीत, यानी ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन जो स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे पाल होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक होते हैं। बात करते हैं उपभोक्ता को, फिर कैटेगरी: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर घास को कौन खाती है? घास होता है, उसको गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये खाती है। और द्वितीय के उपभोक्ता में कौन? मेंढक आता है, जौ आते हैं, सांप आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। ये कौन से? द्वितीय उपभोक्ता के अंदर। और बात करते हैं साथियों तृतीय के उपभोक्ता में शेर है, बाघ है, कुत्ता है, घड़ियाल है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? उपभोक्ता को तीन कैटेगरियों में डिवाइड। और उत्पादक है वो कौन है? हरे घास होती, हरी घास, शैवाल, ये किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे किस में? इस उत्पादक में आएंगे। हरे पेड़ पौधे एवं शैवाल। पेड़ पौधे, को खाता कौन है? को खाता है उपभोक्ता में। उपभोक्ता में भी बात करें तो यानी गाय, भेड़, भैंस, बकरी, उपभोक्ता की तीन कैटेगरियां।
प्राथमिक इसमें कहते हैं पर प्राथमिक 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 उपभोक्ता में कौन आते हैं? गाय, भैंस, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के। बात करते हैं साथियों द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं मेंढक और सांप। द्वितीयक उप द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है? मेंढक और बात करते हैं तृतीयक तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? बाघ है, शेर है, चीता है, घड़ियाल है, बाघ, घड़ियाल, यहाँ तक मानव भी। अपा भी कौन सा अपा भी मानव होता है, शाकाहारी होता शाकाहारी होता और इन दोनों के कारण ही मानव को सर्वाहारी उपभोक्ता भी कहा। सर्वाहारी उपभोक्ता तीन प्रकार के जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता और बोलते हैं इसको कई बार C1 से प्राथमिक को C1 से और द्वितीय को C2 से 1 C2 और तृतीय को C3 जुमर ऐसे भी बोलते हैं। ऑप्शन कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है C1 में कौन से आते हैं, C2 में कौन से आते हैं, ध्यान में रखनी है। तो यानी प्राथमिक उपभोक्ता गाय भैंस द्वितीय उपभोक्ता के अंदर मेढक है, आज है में आते हैं। के अंदर कौन? शेर है, बाघ है, चीता है, घड़ियाल है, ये सारे के सारे। और अब बात करते हैं अपन जैविक घटकों की, इसकी बात करेंगे। जैविक जैविक घटक जैविक घटक में आप आसाऊं पर जैविक घटक में उत्पादक की उत्पादक गुण है तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे भाई? पेड़ पौधे। तो अपन उत्पादक के बारे में एग्जाम्पल लिख चुके हैं, लेकिन आप परिभाषा लिखो तो लिख सकते, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते स्वयं बनाते हैं।
स्वयं बनाएंगे तो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं, भोजन के रासायनिक ऊर्जा के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा से क्या बनाते हैं, अपना भोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पादपों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही क्या नहीं, प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं, भोजन रूपी रासायनिक। यह बात भी आप प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित प्रकाशीय ऊर्जा को भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपना भोजन कौन बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं। इसके अंदर पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल है, ये सारे के सारे भी किस उत्पादक में आते हैं। अब अपन बात करते हैं यानी किसकी, इसके अंतर्गत बात करेंगे अपमार्जक की। और ये अपमार्जक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते और ये जो मर्त जो जीव जंतु हैं उनको क्या करते हैं, ग्रहण। आप ध्यान में रखोगे, अपमार्जक क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं न बनाकर ये मर्त जीवों पर निर्भर करते हैं। कौन, अपमार्जक। और अब अपन बात करते हैं किसकी, द्वितीयक की। और द्वितीयक के अंदर क्या करते हैं, यह भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। कौन से, कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, स्वयं नहीं बनाते, उत्पादक पर निर्भर रहते, उत्पादक पर निर्भर रहते। उत्पादक पर निर्भर रहते। घास में क्या है, टिड्डा हुए। घास को कौन खाता है, टिड्डा भी खाता है, मेंढक भी खाता है। तो ये कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत, द्वितीयक उपभोक्ता के, द्वितीयक उपभोक्ता, सॉरी यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक नाम लिख दिया, पे प्राथमिक लिखो, प्राथमिक, बार पुनः सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। ये क्या करते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे टिड्डा है, मेंढक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, टिड्डा, मेंढक। हम ये किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों द्वितीयक उपभोक्ता की, इसकी बात करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता की। और यह शाकाहारी हरी व मांसाहारी दोनों होते हैं। द्वितीयक में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों बात करते हैं। तृतीयक के अंदर भी कौन,
मांसाहारी व शाकाहारी, जिसको सर्वाहारी के नाम, उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। यानी द्वितीय के अंदर यह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्रा- द्वितीय उपभोक्ता। अपने भोजन के अपने भोजन के दूसरों पर या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। सांप को कौन खाता है? सांप को खाता है बाज। कौन खाएगा? और मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को खाता, आपने देखा होगा, बाज होते हैं वो अपनी नज़र से नीचे देखते रहते हैं, और जहाँ पे उनको सांप दिख गया वो क्या करते हैं? तुरंत आते हैं और वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता का इस्तेमाल कौन कर रहा है? द्वितीय उपभोक्ता के रूप में इस्तेमाल कौन कर रहा है? बाज कर रहा है। कौन कर रहा है? बाज। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बाज। बाज। मेंढक को कौन खाता है? सांप को खाता है। सांप को कौन खाता है? ये वैसे कौन से उपभोक्ता में आएंगे? द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत। अब अपन बात करते हैं साथियों तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या थर्ड कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, 3 से डिनोट करते हैं। तृतीय उप, यानी ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खाते हैं। इसको सर्वाहारी भी बोलते हैं। को सर्वाहारी के नाम क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी प्लस शाकाहारी दोनों शाकाहारी कहा जाता है। ये हैं मानव देर ता, ता, ये सारा का सारा किसमें? सर्वाहारी अब अपन बात करते हैं साथियों अपघटक के। अपघटक यानी वे जीव जो मृतक जानवरों को खाते हैं उसको अपमार्जक भी कहा जाता है। और ये कौन कौन होते हैं? जैसे गिद्ध है, आपने देखा होगा, अगर कोई पशु या जीव जंतु मर गए, वहां पे जो गिद्दड़ होते हैं, गिद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं? वो चट कर जाते हैं। तो वो उसको क्या कहेंगे? अपमार्जक कहेंगे। अपमार्जक बोल दो या अपघटक बोल दो। ये क्या करते हैं? ये उन जीवों को खाते हैं जो क्या होते हैं? मृतक की श्रेणी में आते हैं। यानी मृतक जीवों को जो खाते हैं उसको कहते हैं अपघटक या अपमार्जक। तो वे जीव जो मृतक जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक या अपघटक कहलाते। अगला आप लिखोगे अपघटक या अपमार्जक। अपघटक या अपमार्जक।
वे जीव जो मृत जीवों को खाते। एग्जाम्पल पे क्या लिखोगे? गिद्ध है, जड़ है, या इसमें आएंगे अपघटक, अपमार्जक। और अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि जो जीव मर गए हैं वो सड़े गले नहीं, पर्यावरण है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, पर्यावरण के अंदर जो वायु है वो प्रदूषित ना हो, इसके लिए यानी ये जो मृत जीवों की क्या करते हैं, सफाई करते हैं, इसलिए इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना किसको, अपमार्जक को। ये प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, सफाई कर्मी भी कहा जाता है, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है किसको, इन अपघटक या अपमार्जकों। एक होता है परभक्षी। परभक्षी यानी ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जानवरों को खाते हैं, जीवित जानवरों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परभक्षी। और मृत जानवरों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपघटक या अपमार्जक। तो परभक्षी भी कई बार पूछ लिया जाता है, आप ध्यान में रखो। परभक्षी आ जाए इसका मतलब ये जीवित जानवरों को खाते, अपघटक नाम आ जाए, अपमार्जक नाम आ जाए, इसको मतलब ये किसको खाते हैं, मृत जीवों को खाते हैं, कहेंगे परभक्षी। परभक्षी पक्षी का मतलब बक्स है, भक्षण करना, पर यानी दूसरे जीवों का, बक यानी भक्षण करना, दूसरे जीवों का भक्षण, वो भी जीवित जीवों का भक्षण, जीवित जीवों का भक्षण कर। और जीवित जीवों का भक्षण फिर भी जीवितों का ही करता है ना, मरा वे जानवर की शिकार है वो कौन नहीं करता, शेर नहीं करता, जीवित जीवों का भक्षण करता, क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। इसके अंदर कौन आएगा, बाज है, वो भी क्या करता है, जीवित जीव का ही भक्षण करता है। मानव है, वो भी क्या करता है, यानी जीवित जो शिकार होती है, चाहे वो बकरा हो या किसी और चीज का मांस हो, वो क्या करते हैं, पहले उनको मारते हैं जो जीव होता है, और उसके बाद में क्या वो खाते हैं। मानव भी कहीं ना कहीं परभक्षी में ही आता है, लेकिन वैसे अगर कैटेगरी बात करें तो ये सर्वाहारी में आता है, क्योंकि मानव है वो शाकाहारी भी होता है, सर्वाहारी भी होता है। बात करते हैं मोर की, तो मोर भी क्या करता है, यानी परभक्षी जीव है। मोर, बाज, शेर, और बाज किस में आते हैं, परभक्षी में आते हैं, परभक्षी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान में रखना। अपन पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत, इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर, आइकोस प्लस लोगोस, ये लैटिन भाषा का। आइकोस का मतलब होता है यानी जीवों का स्थान, रहने सहने का स्थान, और साथियों लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। उसके बाद यानी सजीवों का जैविक व अजैविक पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिक। पारिस्थितिक दो ब्रांच, एक स्व पारिस्थितिक, समुदाय पारिस्थितिक। उसके बाद में हमने बात की पारिस्थितिक तंत्र की, और पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया, एजी टेंसले के द्वारा दिया गया। उसके बाद में हमने देखा यानी पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है, गुणात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बहुत सारे पारिस्थितिक का निर्माण, पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पारिस्थितिकी क्षेत्र मिलकर किसका निर्माण,
पारिस्थितिकी मंडल का निर्माण करते हैं। और पारिस्थितिकी मंडल को क्या कहा जाता है? इकोजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोजोन कहा जाता है। और जो दो पारिस्थितिकी क्षेत्र का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा, यानी इसकी भी दो ब्रांच हैं। इसको जैविक और अजैविक घटकों में शामिल किया है। जैविक घटक के अंदर उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं। और जो उत्पादक हैं वो क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये उत्पादक में आते हैं। उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। बात करते हैं अपघटक की, तो अपघटक के अंदर इसके अंदर परभक्षी और अपमार्जक अपघटक आते हैं। अपमार्जक का मतलब होता है, यानी ये क्या करते हैं? मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए प्रकृति का इस सफाई कर्मी भी कहा जाता है। परभक्षी का मतलब है पर मानी दूसरा, भक्ष यानी भक्षण करना। तो दूसरों का जो भक्षण करते हैं जीवित जीवों का, वो क्या कहलाते हैं? परभक्षी कहलाते हैं। यानी यहाँ तक अपने पढ़ा, और आशा व उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। 2-3 बार रीडिंग मारोगे। और जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया, पारिस्थितिकी नाम सबसे पहले किसने दिया। ये क्वेश्चन लगभग आज तक पूछे गए हैं। और ये जो मैंने बताया है, यानी किससे क्या मिलता है और फिर क्या बनता है, ये भी आप ध्यान में रखना। और बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता की, तो इसकी श्रृंखला है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।